अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हफ्ते की और दिन की शुरुआत मैं करना चाहूँगी स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात करके। यानी हम ये तो जानते हैं कि दुनिया को हमारा देखने का जो नज़रिया होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे बचपन, हमारी तरबियत और हमारे जो क्लोजेस्ट लोगों के ख्यालात होते हैं उससे शेप अप होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कभार इसको चैलेंज करना कितना मुश्किल है। आमतौर पर जब हमें मुश्किल पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां हमारे लिए जो हमारा आइडियल सिनेरियो है वो नहीं है। हमें शायद कुछ ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है जिनके बारे में हमने पहले ही एक नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव किस्म का एक परसेप्शन बनाया होता है। इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। मिसाल के तौर पे शादी होकर जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसको कहीं ना कहीं से ये आवाज़ ज़रूर आ रही होती है कि योर मदर इन लॉ इज़ नॉट योर मदर, तुम्हारी सास कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। तो ये हम स्टीरियोटाइप करते हैं। इसी तरह कई लोगों को लसानी बुनियादों पे, उनकी एथनिसिटी के हवाले से, वो किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा गुमान अपने जहन में डाला होता है। ये बदगुमानी के ज़मरे में भी आ सकता है, वसवसा भी हो सकता है, लेकिन स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली हमें हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह भी साबित होते हैं। आपका मेरे कमेंट्स एट द UNHCR रेफ्यूजी समिट को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मुझसे कोई पनाह गुज़ीनों की या रेफ्यूजीज़ की बात करता है तो मेरे जहन में यही ख्याल आता है कि हमने शायद उनके बारे में ये परसेप्शन बना लिया है कि ये अपना मुल्क छोड़कर आए हैं और हमारे मुल्क पे या हमारी मईशत पे इनका बोझ पड़ रहा है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इनके आने की वजह से, बिकॉज़ हर एक ने सर्वाइव करना है, हर एक ने काम करना है, वो किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट में ज़रूर जाते हैं एंड दैट इवेंचुअली एंड्स अप हेल्पिंग अस। तो ये जो हमारा ख्याल है ना कि चीज़ें शायद कम पड़ जाएंगी, हम बोझ डाल रहे हैं, एक ही रोटी है उसके कितने टुकड़े किए जाएं, आई थिंक दोज आर द फ्लॉज वी नीड टू गेट आउट ऑफ। और आज हम इसी तरह के कई स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगे। एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि मदरसे में अगर बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो जो हमारी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है लाइक मैथ्स, फिज़िक्स, रोबोटिक्स, साइंस, उसमें अच्छे नहीं हो सकते। आज हम आपको बताएंगे कि बैतुस्सलाम के मदरसा स्टूडेंट्स ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। इसके अलावा जो ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए आपके सबकॉन्शियस में ये स्टीरियोटाइप्स कहीं जम हो जाते हैं। यानी आपका अगर लॉजिकल माइंड, आपकी अक्लो शऊर से बात की जाए तो वो आप कहेंगे कि नहीं मुझे बिल्कुल बात समझ में आ रही है। लेकिन लाशऊरी तौर पे अगर कोई चीज़ आपके अंदर सरायत कर चुकी है, आपका एक ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। साइकोलॉजिकली बात की जाती है एफर्मेशंस की। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये आप कैसे करेंगे उसके लिए भी एक ज़बरदस्त आइडिया हमारे पास है, रिमाइंडर्स का। और ऑल्टरनेटिव थेरीज़ क्या हो सकती है, साउंड हीलिंग क्या होती है, या फिर पेंटिंग के ज़रिए आप क्या थेरेपी हासिल कर सकते हैं और अपने किन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो आज का शो बहुत एक्साइटिंग होगा। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि हमारे घर में अगर खुदा न खासा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए उसमें क्या क्या शामिल हो। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। विल हैव एन एक्साइटिंग शो और आपकी जो कॉल्स हैं और मैसेजेस हैं वो तो हम शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हमने सोचा कि एक बहुत ही अहम इशू पे बात की जाए। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, भाग दौड़ भी बहुत होती है, टूट फूट हो जाती है और अक्सर इन बच्चों को चोट लगती है। और आप देखें कि ऐसी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जो फौरी तिब्बी इमदाद है उसके लिए हम बौखला जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अगर कट लग गया है बच्चे को, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या खुदा न खासा जल गया है तो हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। अच्छा जी, पहले ही हम इधर चले गए, पहले ज़रा मैं बता तो दूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। हमने पहले बात की थी आपसे कि आपके घर में जो फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी किट होनी चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का रखना आपको लाजमी है। वरना खुदा ना खासा चोट लगे, आप पट्टी करने के लिए जाएं तो कभी पट्टी नहीं मिल रही होती, कभी कहीं बहुत संभाल के हमने कैंची रख दी होती है तो वो नज़र नहीं आ रही होती है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड घर में एक अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आज हमें बताएंगी डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है
हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और आप ये बॉक्स लेंगे जिसको मैंने अनबॉक्स कर दिया है। तो सबसे पहले जरा एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कैंची का भी मैं जिक्र कर रही थी, तो आप रेकमेंड करती हैं एक सेपरेट कैंची? जी बिल्कुल, इसके लिए होना चाहिए, ये इसी बॉक्स तक लिमिटेड हो, हम कहीं ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन देखें, जितना हम चीज़ों को इधर से उधर ले जाएंगे ना, उतना हम जरासीम को इसमें लेके आएंगे। तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, तो अच्छा, और दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे गॉज एक तरह से ये जो पट्टी है वो मौजूद है। अच्छा, आप मुझे जरा बताएंगे कि पहले कॉमन जो चीज़ होती है, बच्चे को चोट लग जाती है, अगर छोटी सी चोट है तो आपने कहा कि सनी प्लास्ट या प्लास्टेड आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फौरी तौर पे हमारे पास क्या चीज़ होने चाहिए जो बॉक्स में भी हो? अच्छा, एक चीज़ पहले हम लोगों को ये वाज़ेह कर दें कि फर्स्ट एड होता क्या है, जिसको हम कहते हैं फौरी तिब्बी इमदाद। ठीक है, फौरी तिब्बी इमदाद के मतलब है कि मेडिकल असिस्टेंस जो कि हम किसी छोटी मामूली चोट को या किसी बड़ी कंडीशन को, सीरियस कंडीशन को मज़ीद ख़राब होने से जो देते हैं, जब तक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक हम उसको एक फौरी तिब्बी इमदाद देते हैं ताकि कंडीशन मज़ीद वर्स ना हो, और अगर कोई माइनर चीज़ हो तो वो ठीक हो जाए। अब आपने ब्लीडिंग की बात की कि अगर किसी को कट लग जाता है या ब्लीडिंग उसमें से हो रही है, तो सबसे पहले हमें उस वूंड को, उस यानी कि उस जख्म को, उस जगह को अच्छे से वॉश करना है। सही, ठीक है। वॉश करने के बाद हमारे पास एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है जो कि हर घर में और हर फर्स्ट एड बॉक्स का ज़रूरी हिस्सा है। सही। इससे वॉश कर लें, इससे क्लीन कर लें, ये तमाम जितने भी जरासीम होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आ गए, वायरस भी आ गए, फंगस भी आ गए, सबके अगेंस्ट इसका जो फंक्शन है वो सबसे पहले चीज़ आपके पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए। उसको लगाने के लिए कॉटन होनी चाहिए। बिल्कुल, कॉटन हो गया या कोई गॉज पीस ले लें, उसको वाइप करके डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने साफ किया और वहीं फेंक दिया तो आपने वो इन्फेक्शन तो साफ कर दिया, लेकिन जो उसको पिक करेगा, उठाएगा, वो इन्फेक्शन ले सकता है। अच्छा, एक चीज ये कि जब कभी हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो, ऑलवेज वॉश योर हैंड। सही, ठीक है। पानी अगर आपके एक्सेस में नहीं है तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एक सैनिटाइजर भी अगर रख लें, ठीक है, तो उससे ये होगा कम से कम थोड़ी बहुत तो प्रोटेक्शन हमें हो सकती है ना। तो सैनिटाइजर अगर हम उसको क्लीन करके, ग्लव्स पहन लें, डिस्पोजेबल ग्लव्स अगर रखें तो अच्छा है कि हम जिसका इन्फेक्शन है उसको हम दूसरी जगह ट्रांसफर ना करें। वो चीजें हैं कि गॉड फॉरबिड आपके पास वक्त है और आप उसको डील कर सकते हैं, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, which is a complete box, जिसमें आपका आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं, हैंड सैनिटाइजर आ जाता है, लेकिन फौरी तौर पे जिस शख्स को तिब्बी इमदाद की जरूरत है उसके लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, पट्टी, गॉज और कॉटन होना जरूरी है, और आपकी सिजर्स होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हमने क्लीन करने के वूंड क्लीन करने के बाद हमारे पास एंटीसेप्टिक ट्यूब होता है। अच्छा, जो मेरे पास एंटीसेप्टिक ट्यूब है, इसका ड्यूअल फंक्शन है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, यानी कि हिफाजत भी देगा इन्फेक्शन से बचाने की, दूसरा ये पेन को जो है ना वो रिलीव भी कर लेगा। मीन्स इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक जो उस जगह को, उस एरिया को नम कर देगा, सुन कर देगा, तो पेन के साथ साथ जो है वो इन्फेक्शन के साथ साथ पेन भी रिलीव हो जाएगा। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेडिकल, यानी आपका सोल्यूशन या क्रीम की तरफ, ये किसी भी एज के बच्चे को लगाया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे को भी जख्म हो तो ये लगाया जा सकता है। लोकल एप्लीकेशन है, लगा सकते हैं, टॉपिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछना था, आमतौर पे बच्चों को इस तरह की चोट कांच से लगती है या फिर अगर खुदा ना खासा वो साइकिल चला रहे हैं तो गिर जाते हैं, तो कांच के लिए मुझे बताइएगा स्पेसिफिकली हमें किस तरह वी हैव टू मेक श्योर कि कोई शार्ट, कोई पीस ऑफ ग्लास वहाँ पे नहीं है? एक तो ये कि हमेशा गॉस पीस हो, फिर ये ट्यूजर अगर हमारे पास हो तो हम उसको, अगर वो शार्प ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पिक करके बहुत आहिस्ता से उसको वो कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर फांस भी लगी, जी जी बिल्कुल, तो उसको बजाय हम अपनी फिंगर के साथ उसको स्क्रैच कर रहे हैं तो वो मजीद जो है डीप चला जाएगा और उसको इन्फेक्ट हो जाएगा। पायोडीन से क्लीन करके और उसको आराम से आप वहाँ से उसको निकाल लें। बिल्कुल सही है। तो ट्यूजर भी आपका एक ये कि अहम चीज़ है आपके फर्स्ट एड बॉक्स की। बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह घर में जो आमतौर पे बीमारियां होती हैं, आई कैन सी कि यहाँ पे आपने कुछ पेन किलर्स, कुछ फ्लू वगैरह के लिए जैसे बुखार हो जाए, एक सबसे अहम सवाल डॉक्टर उस्मा, मदर्स अक्सर सिर्फ माथे पे हाथ रख कर ये देख रही होती है कि बुखार बहुत तेज है या नहीं, हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक है।
अगर इससे मोर देन दैट होगा तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो फीवर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब देखिए उसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर वो हाई ग्रेड फीवर की तरफ जा रहा है, 102, 103 जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट फिर अलग हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट हो जाता है। अगर 99 है, 100 है, यू कैन मैनेज एट होम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने की दवाएं होती हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों में सिरप्स होते हैं, बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है, पेन किलर्स में उसमें। अच्छा, तो आपने कहा कि एक थर्मोमीटर होना बहुत जरूरी है हर घर के लिए। अच्छा, एक सवाल कि अगर एक ही थर्मोमीटर आपने रखा हुआ है, किसी ने इस्तेमाल किया है, इसको स्टरलाइज या डी-इन्फेक्ट कैसे करें? डी-इन्फेक्ट यही कि हम इसको अल्कोहल सॉप के साथ कर सकते हैं, या हम उसको क्लीन कर लें, या मेरा एक मशवरा ये है कि सब अपना अगर घर में 4 से 5 अफराद अगर इंडिविजुअली रख सकते हैं तो बेटर, अलग अलग अपना हो। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको यूज करें तो बजाय हम मुंह के डिसइंफेक्ट करने के बाद भी आर्मपिट में रख लें, सही तो आ जाता है एक्यूरेट। तो ये कि हम मुंह में एक बहुत वैसे ही हमारा फुल ऑफ पैथोजन चीजें हैं और हम एक से दूसरे को लगा रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर भी ले, लेकिन 100% डिसइंफेक्शन नहीं होती है। कहा जाता है क्योंकि ये बड़े डेलिकेट भी होते हैं, इसमें मर्क्यूरी भी हो सकती है, तो छोटे बच्चों में स्पेशली बाइट करके उसको तोड़ देते हैं। और उसका रखने का तरीका भी है कि जबान ऊपर करके मुंह के अंदर नहीं, जबान के नीचे रखें, ताकि उसको। और अगर बच्चा ये हैंडल नहीं कर सकता तो आप उसकी आर्मपिट में यानी बगल में रखकर बहुत अच्छे से आप उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा और मेडिकल इमरजेंसीज पे आ जाते हैं। अक्सर जब ईटिंग आउट करो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपको डायरिया लाइक अगर सिम्टम्स हो तो घर में क्या करना चाहिए? देखिए, डायरिया अगर सिम्टम है तो सबसे पहले तो हमारे पास ORS होना ही चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे मसल पेन होगा, ठीक है, फटीग होगी, तो हमें ORS का साशे जरूर हमारे घर में होना चाहिए। जब इस तरह के सिम्टम हो तो हम वो ले लें, ठीक है। इसके अलावा जैसे एसिडिटी होती है, शादी में हम गए, ओवर ईटिंग कर ली, तो ठीक है, ओवर ईटिंग क्या अपने साथ खुद जुल्म किया ना, ये खा लो, ये भी खा लो, तो वो एसिडिटी होती है। अब रात के 2-3 बज रहे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो कोई ऐसी एसिडिटी को प्रिवेंट करने के जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, उनके इंस्टेंट साशे भी आते हैं, तो वो हम इंस्टेंट उसको डिसॉल्व करके पानी में पी सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे आपने कहा कि रात का कोई बहुत ही ऑड आवर है और टेम्परेचर पहले तो 100 तक था, लेकिन एकदम से 102, 103 पे चला गया, तो मदर्स को क्या पता होना चाहिए? व्हेन शुड यू स्टार्ट, गीली पट्टियाँ, ठंडी पट्टियाँ शुरू कर दें, या क्या आप उनको? अच्छा, एक तो ये है कि अगर बहुत ओवर क्लोथिंग की हुई है तो पहले तो उसको थोड़ा सी इसकी क्लोथिंग को लाइट करें, ठीक है। मतलब सॉक्स मैंने देखा अक्सर लोग बुखार के अंदर सॉक्स भी पहना देते हैं, ठीक है, सॉक्स उसके रिमूव करें, उसको लाइट करें। उसके बाद उसका टेम्परेचर आप हर आधे से 1 घंटे के बाद मॉनिटर करें। अगर उसका राइज कर रहा है आपका जो आपने एंटीपायरेटिक बुखार की दवा देने के बाद भी अगर उसका राइज कर रहा है, फिर तो यह कि आप इमरजेंसी सीख फौरन लेके जाएं। अच्छा, और अगर सर्दी लग के बुखार चढ़ रहा है, जैसे आपने कहा ना कि उसकी क्लोथिंग को लाइट कर दें, लेकिन अगर बच्चा या बड़ा जो भी घर में है वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत सर्दी के साथ बुखार चढ़ रहा है, तब तो उसका दिल चाहता है वो कंबल लिहाफ, बिल्कुल लेकिन उसमें सॉक्स वगैरह क्लोथिंग को हल्का कर दें। वो ऊपर जब हम ब्लैंकेट भी लें या कोई लिहाफ लें तो उसमें पैर को बाहर निकाल के रखें, ठीक है, कोल्ड स्पंजिंग कर दें उसको, फिर उसका टेम्परेचर देखें कितना आ रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद भी सबसाइड नहीं हो रहा, फिर क्या पता मलेरिया का अटैक हो। फिर हमें और उसके अलावा जो घर में कुछ खास कंडीशंस वाले अगर लोग हैं, जैसे उनका हाइपरटेंशन रहती है या वो डायबिटिक हैं टाइप A या टाइप B, तो मेक श्योर कि आप उनका शुगर लेवल ले सकें और आपके पास ब्लड प्रेशर। ये सिद्रा मैं आपको कहूँगी, ये तो हमने एक बेसिक चीजें बताई। जो फर्स्ट एड किट है ना, जो आपके घर के अंदर लोग हैं, जिस एज के लोग हैं, उनके मुताबिक अपने फर्स्ट एड किट को डिजाइन करें, कस्टमाइज करें। फॉर एग्जांपल कि छोटे बच्चे डायपर पहनते हैं तो रैश क्रीम भी होना जरूरी है ना, क्योंकि वो एकदम या खुदा न खासा घर में कोई आजमा का पेशेंट है, उसमें इनहेलर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी की शुगर लेवल्स जो है ऑल्टर्ड रहते हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे कम से कम उसकी शुगर चेक करके, तो ग्लूकोमीटर जो है अगर आप ले सकते हैं तो वो भी अपना पार्ट बना लें फर्स्ट एड किट का। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक दिस वाज द बेसिक जो हर घर में होना ही चाहिए। इसकी कैंची, ट्वीजर, ये सब अलग होना चाहिए। ये नहीं कि घर का कोई और काम करने लगे तो इसका इस्तेमाल करें। पेन किलर्स आपके पास होने चाहिए। इस दफा छोटी मोटी चोट के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर्स, गॉज वगैरह, ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये आपको भी मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए कि अगर
अगर फर्स्ट एड के बाद भी जो कंडीशन है अगर उसमें बेहतरी नहीं आ रही तो फॉरन इमरजेंसी में लेके जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा। अगली दफ़ा एक और मेडिकल प्रॉब्लम या इशू आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज ट्रूली हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज मेरे इस कॉर्नर में बड़ी रौनक है। फर्स्ट एड बॉक्स के बाद आपको बताते हैं कि अगर आप वाकई अपने स्टीरियोटाइप्स तोड़ना चाहते हैं, कई दफ़ा हम एक विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और उससे निकलना हमारे लिए नामुमकिन है। और मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, एफर्मेशंस की बात की जाती है, कोई ऐसा अच्छा सा रिमाइंडर जो आपके उस नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को तोड़ दे और आपको यकीन दिलाए कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड यू मस्ट नॉट लूज होप। तो आइए उसके लिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि आई लव दिस पर्टिकुलर वन। इसके ऊपर जी मेरी ज़िंदगी का मोटो लिखा हुआ है। इस पर लिखा है पुट योर हेयर अप इन अ बन, ड्रिंक कॉफ़ी एंड हैंडल इट। इन्हें ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो, एक कप कॉफ़ी या चाय जो भी आप पसंद करते हैं, एंड देन गो फॉर इट। और ये जो खूबसूरत सा पेबल रिमाइंडर है, दिस इज़ फ्रॉम अ डियर फ्रेंड हु हैज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव कॉल्ड पेबल अप। और ये हैंड पेंटेड होते हैं, आप अपनी मर्जी की चीज़ भी इनको कह सकते हैं। आई हैव विद मी ज़ैनब ज़ुएब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ज़ैनब, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। हम मिनिएचर्स की अक्सर बात करते हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि वो चीज़ें जो आपके लिए छोटे छोटे रिमाइंडर्स होने चाहिए, दे राइट है। दिस वन सेज इवन वेरी लिटिल थिंग्स कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो छोटे छोटे कदमों से आप अपना आने वाला कल बदल सकते हैं। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया कि आप इस तरह की कोई चीज़ अपने घर पे रखें। दे मेक ग्रेट गिफ्ट्स और पेबल अप इनकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस है। ज़ैनब, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? This really emanated from my need to get off the digital space, because by profession I'm a digital designer. Okay. And wanted to integrate nature and design and wanted to work with my hands. So doing typography is one of the major parts of making communications and designing communications. So I took that off the digital space, I wanted to integrate it with nature. So I took some mountain rocks and worked with natural surfaces. अच्छा, ज़बरदस्त बात यह है, अगर आपको मैं बताऊं कि एक मैंने कहावत सुनी थी ज़ैनब के जो दुनिया के हमेशा खुश रहने वाले तरीन लोग होते हैं ना, जिनके माइंड्स आर लाइक अ मंक, वो नेचर से बहुत करीब होते हैं, और दूसरा दे टेंड टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। आपका एक और भी इनिशिएटिव है दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, इट्स कॉल्ड कम पेंट। यानी अगर आप जैसे हम बात करते हैं कि शुमाली इलाका जहाँ पाकिस्तान के हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, आप उस नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, सो ज़ैनब हैज़ दिस इनिशिएटिव कॉल्ड कम पेंट। आप इसके अंदर साइन अप कर सकते हैं, और आप ज़रा डिटेल से बताएं। हुंजा लेके जा रही हैं इस दफ़ा ग्रुप को? Yes, very excited about the upcoming Hunza retreat. In that we are doing process painting sessions. Process painting is kind of different from the general art making techniques that we have. Process painting, ये होता क्या है? Process painting briefly is a way of painting, and it's almost meditative, where we don't go towards making a final product. Like Pebble Up is actually product oriented, where we talk about where we look into scenery honi chahiye, yeah, it's like a design oriented, so there is a technique that follows. ठीक है. But with process painting there is no skill or technique required. You go through a meditative process, and it is rooted in the belief that we are all artists. We don't need any art background. And we all have that creative flair. Yes, it's inherent in us. मैं आपको बताऊं, जब मैं इनका देख रही थी that shout out to actually come sign up for it, ये अप्रैल में होने वाला है, which I think is a fantastic time to go to Hunza and Gilgit. जापान में जी बात की जाती है चेरी ब्लॉसम्स की, हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉसम्स होते हैं, एप्रिकॉट ब्लॉसम, ऑरेंज ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम्स। सो गिलगित एंड हुंजा अपने हुस्न और जमाल की पीक पे होता है इस वक्त, सो यू मस्ट गो। दूसरी चीज़ ये कि कई लोग घबरा रहे थे ज़ैनब, मैंने देखा कि तुमने उसमें लिखा कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्री रिक्विजिट, कोई नहीं कि आपको पेंटिंग आनी चाहिए, आपको आर्ट वर्क आना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि ज़ैनब कहती हैं जब आप बैठें और आप शुरू करें वो प्रोसेस पेंटिंग, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आखिर में लगेगा कैसे, कौन सा रंग मैंने इस्तेमाल करना है। It's full of surprises. You don't plan your artwork, you don't conceptualize it. You let go of all of those things. When you let go of that planning, you will realize what you can do, because
planning kind of puts this limitation on imagination. When you really just get into the process, you don't even, by the end of it, you're surprised what you are able to do. Right. Yeah. और सबसे बढ़कर ये कि जो आप प्लानिंग करते हैं ना, उसमें एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल आ जाता है, sure. कि जो आखिरी प्रोडक्ट निकले मैं बना रही हूँ, बट व्हेन यू सरेंडर यू लिटरली से कि ओके गाइड मी, मुझे बताएं कि मैंने किस तरफ जाना है। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ये गाना गाता है, इसको हम कहते हैं जी सिंगिंग बोल, और साउंड के ज़रिए भी आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, दीज आर ऑल थियरीज, मैं पर्सनली इनको अप्लाई करती हूँ एंड आई हैव फाउंड देम वेरी यूजफुल। ये इस तरह के पेबल अप अफर्मेशंस आप कर सकते हैं, कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डेट, कोई पर्टिकुलर इमेज, सो यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू पेबल अप और आपके लिए कस्टमाइज पेज बन सकता है। कम पेट इज़ एन इनिशिएटिव, जब आप खुद रंगों से खेल कर अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। लेकिन ये सिंगिंग बोल क्या है, ये गाना कैसे गाता है, ये हमें ज़ैनब बताएंगी। So singing bowl is really an ancient, these bowls are made through this very ancient way of, there's a method involved. There are 7 metals, it's made by hand. 7 मुख्तलिफ धातुओं से बनता है। Yes, and it's made by hand, and it goes through a cooling and heating process, melting process, and then they're hand beaten. Right. They're hand beaten. There are others also that are machine made. So every bowl has its own note. It acquires its own note after it goes through a cooling process. यानी आपको कहने का मकसद, जिनको हैरी पॉटर का ज़रा शौक हो तो आपको बताते चले, जैसे कहते हैं ना कि वॉन्ड अपना जो विज़र्ड होता है वो खुद चूज करती है, ये अपना सुर खुद चूज करता है। जब इसको आप पिटाई कर करके बनाते हैं 7 मुख्तलिफ धातों से, तो फिर ये अपना नोट खुद सेलेक्ट करता है। लेट अस हियर दैट। Oh, sure. So each note corresponds to your energy centers in the body as well. So when you, I'm sure our mics are picking that up. Wow. It's pure sonic sound, and when we play with like a range of bowls, we meditate with the sound. It's very healing because these if you can feel the vibration, they penetrate through your body. अच्छा, और आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि इस चीज़ की इनिशिएशन इसी सरजमीन पे हुई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट है इसको इनिशिएट किया गया। टैक्सिला की अगर हम बात करें, शारदा की बात करें, टिला जोगिया की बात करें, एंड नेपाल, एग्जैक्टली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और वहाँ ये ना हमारे पास जो एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं, इन एरियाज में उनका गुजर हुआ था, एंड दे वुड सिट इन नेचर, और इस साउंड थेरेपी के थ्रू दे वुड एक्चुअली सिट एंड मेडिटेट। आइडिया वही है ना? Yes. अच्छा, इससे हीलिंग आपने मिरेकल्स देखे हैं होते हुए? Yes. Okay. I am like a first-hand experience. I have been through it myself. I have seen the person who's my mentor and who taught me. He is one of the pioneers of sound therapy and sound healing in the world, internationally also. So his name is Sri Krishna Shahi. And he is one of the healers, but we don't go through that approach. We just take the meditation approach because healing is something natural and it happens when you're open to it. Meditation comes so naturally to us. अगर हम अपने रिलीजन में भी देखें, कई लोगों का ये गुमान होता है कि गौर व फिक्र, जिसको अगर मैं लूजली ट्रांसलेट करूँ, मेडिटेशन इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन। और कितनी दफ़ा कुरान हकीम में बार बार आपसे कहा गया है कि इस पर थोड़ा गौर करो, फिक्र करो। ये निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। इवन अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबूवत से पहले गारे हिरा में जाके जो करते थे, इट वाज मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो अपने जहन को थोड़ा सा खामोश करें, जो भी आप जिस भी थॉट में फंसे हुए हैं, आप बार बार ये सोचें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट्स व्हेन यू नीड एफर्मेशंस। एक ये देखें, ये दिस इज अ माउंटेन रॉक, और आप देखें कि इसको हमने एक मिनी माउंटेन का था बिल्कुल नज़ारा दिया है, बिल्कुल पहाड़ ही लगते हैं, और इसके ऊपर भी जो सेइंग है, इट विल रिमाइंड यू दैट ऑल इज़ वेल। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि इसमें कई तुमने कैलीग्राफी भी की हुई, यानी कुरान हकीम की आयतें भी हैं, रूमी और हाफिज़ की सेइंग्स भी हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कलेक्शन, एंड प्लीज़ टेक अ लुक एट pebbles.com। और दूसरा डेट्स भी प्लीज़ बता दो कम पेंट के लिए लोगों को। कम पेंट इज़ 10 to 15th April, and so far
that one. Yeah, sorry. It's all right. Campaign is 10 to 15th April, and that is our first upcoming retreat. Zabardast. And yeah, we're taking in registrations. We're almost halfway full actually. Wow. Yeah. अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ख़वातीन अगर अकेले इनके साथ ट्रैवल करना चाहें उसका भी इंतजाम है. Nothing to worry about. Yes, Solo Hunza travelers is so safe. People over there are far more reliable than. And मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक ग्रुप में ट्रैवल करना where you have activities planned for you, आपको बोर होने का मौका नहीं मिलता. बल्कि आप नेचर को you can take it a lot of it in. So once again, thank you Zainab for being here. Thank you for having me. Pebble Up and Come Paint. इनको इंस्टाग्राम पे चेकआउट कीजिए. Come Paint में आप जरूर साइन अप कर. ने मुझे प्रॉमिस किया है कि once she is going to be back from the retreat, हम कराची में एक Come Paint का जरूर इवेंट करेंगे, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, so that they can break the rut and come out of it. उसका शाउट आउट हम आपको देंगे और हो सकता है I will join her in Hunza. जो भी हो हम आपको बताते रहेंगे. लेकिन लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक. वापस आएंगे, आपको बताएंगे anything and everything is possible. Thank you Zainab for being here. I have another fantastic story जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे stereotypes को ब्रेक करके आप अपने जहन को जब खोलें तो you are limitless. Right after a short break. ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स की बात हो रही है तो आज आपको दिखाते हैं कि GIK में जब पूरे पाकिस्तान से रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स को बुलाया गया और एक ऑल पाकिस्तान कंपटीशन था तो वहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता दे वर एक्चुअली फ्रॉम बैतुस्सलाम मदरसा. इसमें हमें हैरान तो नहीं होना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में आपको होनहार स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन ये स्टोरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम शायद समझते हैं कि मदरसे में जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो आज के कंटेम्प्रेरी साइंसेस को, रोबोटिक्स को, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को केटर नहीं करती और हमारे पास ऐसी मिसालें कम हैं. तो व्हेन दीज स्टूडेंट्स डिस्प्लेड सच डेडिकेशन एंड ब्रिलियंस इट इज़ डेफिनेटली वर्थ मेकिंग अ नोट. तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट अबाउट बैतुस्सलाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कामयाबी और अपनी ब्रिलियंस के झंडे गाड़ दिए. बैतुस्सलाम के स्टूडेंट्स का बड़ा कारनामा. इन बच्चों ने ऐसे रोबोट्स बनाए कि देखने वाले भी हैरान रह गए. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ओलंपियाड 2020 के मुकाबलों में पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के तालिबे इल्मों को पीछे छोड़ दिया. GIK इंस्टीट्यूट में होने वाले रोबोटिक कंपटीशन में बैतुस्सलाम के O लेवल स्टूडेंट्स ने पहली पोजीशन हासिल की. इससे पहले भी हाई टेक यूनिवर्सिटी टेक्सिला में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी. सच अ कमेंडेबल अचीवमेंट. और हमारे साथ मौजूद हैं बैतुस्सलाम स्टूडेंट्स कंटिंजेंट के इस ग्रुप के दो मेंबर्स यानी सुल्तान महमूद एंड उसामा सईद. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आपको इस जीत की. सबसे पहले सुल्तान महमूद आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जहनों में एक खाका है, गलत खाका है, गलत गुमान है कि शायद हमारे जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं उनको कंटेम्प्रेरी साइंसेस, फिज़िक्स, रोबोटिक्स नहीं पढ़ाया जाता. कुछ मुझे आपके यहाँ का जो करिकुलम है उसके बारे में बताइए. वालेकुम अस्सलाम. आपने सही कहा, ये एक अमूमी तासुर है कि मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में ये ख्याल काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब तो पाकिस्तान में बहुत से दीनी मदारिस ऐसे हैं जो दीनी और असली तालीम एक साथ फराहम कर रहे हैं. हमारे जामे बैतुस्सलाम में भी दीनी तालीम के साथ स्टूडेंट्स को O लेवल्स और मैट्रिक भी करवाई जाती है और अब तो A लेवल्स और FSC की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं. ज़बरदस्त. जहाँ तक कंपटीशंस में पार्टिसिपेशन की बात है वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल. सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा उसामा कि जब आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह लोगों के जहन में गलत तासुर है, क्या किसी लेवल पे आप लोगों को भी नर्वसनेस थी कि आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो शायद लोग आपको इतना सीरियसली ना लें, या आपने प्रिपरेशन कैसे की, आपको गाइडेंस किसकी मिली, क्या इसके लिए ऑनलाइन जाके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देखा, आपके असातिज़ा ने आपको हेल्प किया? थोड़ा मुझे अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए. 2020 का ये मुकाबला गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट में होने वाला नेशनल इंजीनियरिंग ओलंपियाड का हिस्सा था जी. इसमें ऑटोनोमस रोबोट ने वॉल सेंसिंग की मदद से एक मेज़ को मुकम्मल करना था. तो सबसे पहले इसमें हमने अल्ट्रासाउंड सेंसर की मदद से
वॉल सेंसिंग की प्रैक्टिस की। सही। और उसके बाद हमने कुछ इस तरह प्रोग्रामिंग की कि उसके ज़रिए हम रोबोट वॉल सेंसिंग करके उसके बाद खुद ही एंड पॉइंट पे पहुंच जाता था। तो इसके लिए डेफिनेटली हमने इंटरनेट से रिसर्च भी की और साथ साथ अपने टीचर से गाइडेंस भी की। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये तो आपकी एक अचीवमेंट है, जैसे आपने कहा कि को करिकुलम एक्टिविटी, और हर जीत से, हर पार्टिसिपेशन से इंसान को और आगे बढ़ता है। तो अब आने वाले दिनों में और मज़ीद कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड अप ऑन योर अचीवमेंट्स? GIK इंस्टीट्यूट में रोबोमेज में फर्स्ट पोजीशन के अलावा 2 महीने पहले हमारे स्टूडेंट्स ने हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सिला में भी पार्टिसिपेट किया और 2 फर्स्ट पोजीशंस हासिल की। वाह। उसके अलावा NERC और एडवांस रोबोटिक्स कराची में भी हमारी पार्टिसिपेशन रही। और अ मंथ अगो बैतुस्सलाम ओलंपियाड कराची में होने वाले रोबोटिक्स के मुकाबले में भी स्टूडेंट्स ने 2nd पोजीशन हासिल की। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका आपके बारे में तासुर क्या होता है? कभी आप थोड़े अलग थलग, ऐसा होता है कभी कि आपको अंडर एस्टिमेट करते हो, कहते हो कि ये लोग क्या करेंगे, या ख़ुद आपको नर्वसनेस होती है? कभी ना कभी देखिए, मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी एज अ स्टूडेंट, तो आप लाशऊरी तौर पर भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या आपको कोई नर्वसनेस होती है? जी, ऐसा तो था। हम स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स थे और हमें पाकिस्तान की वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट करना था। तो मुकाबले से पहले हम थोड़ा नर्वस थे, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जब हमने स्कोरिंग की तो उसके बाद हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए। बिल्कुल। और उसके बाद जब हमें फर्स्ट पोजीशन के लिए स्टेज पे बुलाया गया तो उस वक्त हम थोड़ा खुश भी थे, लेकिन उसके साथ साथ ये एहसास भी था कि इस सब का क्रेडिट हमारे टीचर्स और इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया। बिल्कुल। और आई थिंक ये इतना अमूमी और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और जिस तरह आपने खुद देखा होगा, अपने अंदर ये तब्दीली महसूस की होगी कि अब आप अपने आप को ज़्यादा पुरएतमाद फील करते हैं। मुझे बताइए, जो आपकी चोज़न फील्ड ऑफ पैशन है रोबोटिक्स, इसमें क्या नई जिद्दत आ रही है? एक आम तासुर ये भी है कि पाकिस्तान में इनोवेशंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना काम नहीं होता, लेकिन आप लोगों की अचीवमेंट मुँह बोलता सबूत है कि यंगस्टर्स फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान आर इंटरेस्टेड इन इट। अब आने वाले दिनों में आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस फील्ड को? रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स में मेज फॉलोइंग ऑटोनोमस रोबोट और रिमोट कंट्रोल रोबोट फॉर पॉट द बॉल बेस्ट रहे। और इस साल का हमारा जो मेन फोकस है वो NERC 2020 है, जिसके लिए स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उसमें भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह आप कामयाब रहें, खुशखुर्रम रहें। डेफिनेटली योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान महमूद और उसामा सईद फ्रॉम द बैतुस्सलाम स्टूडेंट, यू नो दिस ग्रुप दैट हैज़ एक्चुअली मेड इट ऑल वर्थ इट फॉर अस। यानी अगर आपके जहनों में भी ये गुमान था कि मदरसे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स रोबोटिक्स नहीं कर सकते, तो दिस इज़ डेफिनेटली यू नो अ चैलेंजर फॉर यू। आपको एक नया नज़रिया दुनिया के बारे में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बाद आज एक बहुत ही अहम इशू है हमारे पास एज अ सोशल सब्जेक्ट, उसको लेके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का बहुत ही अहम इशू, हम सब कोशिश करते हैं कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। अगर आप लोगों को हंसाते हैं, आपकी कंपनी में लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, फील गुड करते हैं, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं एंड पीपल थिंक दैट यू बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन जब इस चीज़ की आपको आदत बन जाती है, व्हेन यू हैव लिटरली बिकम अ परफॉर्मर और एन एंटरटेनर, तब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होती है कि आपके मुँह से निकले हुए अल्फाज किसी की दिल आज़ारी ना करें। मिन हैसुल कौम, हमें ये लाइन नहीं पता। हमें नहीं पता कि कहाँ हम मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे मजाक और झूठ का फ़र्क। कभी कभार आप लोगों के लिए बड़े चुभते हुए जुमले इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी बैठी हुई कंपनी तो कहकहा लगाती है, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि उस बंदे के दिल पे क्या गुजरी। समटाइम्स इट्स नॉट इवन इन पर्सनल कैपेसिटी। आप देखें कि जितनी मीम्स हैं, जितनी बातें हैं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में एक दिस इज यंग किड हुज यू नो, उसकी एक मेडिकल कंडीशन है डॉफिज्म की, उसका कद छोटा है और उसकी एक बड़ी यू नो रोती हुई, आपका दिल बहुत ख़राब करेगी वो वीडियो है, बिकॉज एवरी डे
स्टूडेंट्स यूज्ड टू पिक ऑन हिम। उसको कोई ना कोई ऐसा जुमला कहते थे कि वो 9 साल का बच्चा फूट फूट के रो रहा है उस वीडियो में और अपनी माँ को कहता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ। सो व्हेन यू पुश पीपल टू दैट पॉइंट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। हम किस तरह अपने बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें, कंपैशन पैदा करें कि वो किसी को इस तरह तन्हा ना छोड़ें, किसी को इतने चुपते हुए जुमले ना बोलें। क्योंकि अगर ये 9 साल का बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसको बुली करने वाले भी उसी कमसिन उम्र के बच्चे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ आवर सब्जेक्ट टुडे। और माशाल्लाह ये जो फाउंडेशन हम डालते हैं ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती है। जितने लोग हैं, मैं आप लोगों को ये वसूख से कह सकती हूँ कि अगर आप नोटिस करें, ख़ानदान के साथ बैठे होंगे और वहाँ पे एल्डरली मेल्स हैं, हमारे जितने अंकल्स हैं, उनको पता नहीं क्यों अपनी वाइफ्स के खाने का मजाक उड़ाने को वो समझते हैं वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये तो बहुत देर लगाती हैं। ये जो अंकल जोक्स होते हैं वो अमूमन इसी तरह के होते हैं, डैडी जोक्स भी ऐसे ही होते हैं। तो इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन लोगों ने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते हैं। ठीक है, लोग अगर एक वो मजाक एक लिमिटेड करें तो समझ में आती है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा झूठ शामिल होता है तो अगर कोई बंदा किसी के साथ ऐसा करे कि किसी को तकलीफ हो मजाक के अंदर तो फिर अच्छी बात नहीं है। मैं प्रिटेंड करूंगी कि मुझे वो पता नहीं है और सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका दूंगी कि वो खुद बताने की कोशिश करे कि वो रियलिटी में ऐसा बोल रहा था कि ऐसा है या नहीं है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मजाक कर रहा था। मजाक करने वाला मजाक कर जाता है, झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं। अभी आदमी की पहचान तो हर बंदे को नहीं होती है। उससे मिलेंगे तो हम बात करके बताएंगे आप बंदा सही है या झूठा है या सच्चा है। ऐसा होता है कि आपको वो झूठ कह देता है और कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, अपना काम निकाल लेता है और कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गए। तो मतलब आप उनको जज नहीं कर सकते भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मजाक ऐसा करना चाहिए कि झूठ तो हो उसमें मगर कोई सामने वाला हर्ट ना हो। मजाक भी कर जाते हैं, मजाक में झूठ बोल जाते हैं। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा कर जाते हैं कि मतलब आपको लगेगा कि भाई ये ऐसा ही होगा मगर होता कुछ है। मजाक तो चलो बंदा किसी को खुश करने के लिए करता है, लेकिन झूठ तो गुनाह है ना। पता तो चल जाता है झूठ बोल रहा है, तजर्बा होता है उम्र का कितना भी को। लेकिन बात जो सादा लोग होते हैं ना, लालची किस्म के, वो फंस जाते हैं उस मजाक के अंदर कि वाकई ये सही बात है। ऐसा नहीं होता, आजकल दुनिया बड़ी तेज़ है। समटाइम ऐसा होता है कि लगता है मजाक करे लेकिन वो उस बात को सीरियस में ले आता है और बाद में उसके ऊपर बहुत सारी आती है। वो कभी ऐसा लगता है कि सीरियस में वो मजाक लेके चले जाता है कि कुछ आइडिया हो जाता है कि बंदा कौन मजाक कर रहा है कौन वो कर रहा है, फिर एक्सप्रेशन से ही। जब इंसान पकड़ा जाता है और किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होता है, बेहतरीन तरीका ये कह देना कि मैं तो मजाक कर रही थी, कि मैंने कुछ सच थोड़ी बोला था। मिसाल के तौर पे अगर आप शादी के मामला तय हो रहे हैं और आपने कोई बड़ी सारी डिमांड रख दी है, आगे से अगर कोई तगड़ा सा रिस्पॉन्स आ जाए ना आपको पुश बैक करने के लिए, आप कहते हैं नहीं आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कहा था, अगर आपको सही लगे तो। हाउ डू वी मेक पीपल कॉन्शियस कि उनकी ज़रा सी अजराहन मजाक किए हुए जुमले किसी के दिल पे छुरी की तरह लगते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे आज का पैनल बड़ा ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे ये यंगस्टर्स से काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी इनके सामने आते हैं, एंड वील ऑफ कोर्स बी टेकिंग योर कॉल्स। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है आयशा खान, हु इज़ अ क्लिनिकल काउंसलर एंड अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट IBA। थैंक यू आयशा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं, ही इज़ अनदर एजुकेशनिस्ट और पाकिस्तान के एक बहुत ही, कराची के बहुत ही मशहूर स्कूल में ही इज़ वर्किंग एज अ फैकल्टी मेंबर एंड इज़ ऑल्सो डीलिंग विद स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, मिर्ज़ा इब्तिसाम बेग। थैंक यू इब्तिसाम फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हिरा अनीस भी हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, डील्स विद विमेन डे इन एंड डे आउट एंड अदर यंग पीपल एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले आयशा, ये जो हमारे यहाँ अंकल्स एंड डैडीज़ को एम्बैरस करने की बुरी बीमारी है, यानी अगर टीनेज बच्चों के फ्रेंड्स आ गए, पार्टी हो रही है, तो अब्बू ने ज़रूर कोई ऐसा जोक करना है जिससे बच्चा एम्बैरस होगा। या घर की दावत है, सुबह से खातून खाना लगी हुई है, जब सारे लोग जमा हो जाएंगे तो एक ऐसा जुमला कहना जिसपे सबका कहकहा तो आया लेकिन बीवी का दिल भी टूट गया। ये क्यों हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल है? Absolutely, Sidra. I think what you're highlighting today, number one, is very important because we're all going through it in our own walks of life, and we're going through it every single day. As a young wife, and as an older wife, or as a grandmother, even. So if you talk to any young married women who are so conscious of their own cooking skills, वो अपना मजाक पहले खुद बना रही होती, उनके अतराफ जो लोग होते हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं. It is okay to do that. So I think what you're highlighting right now is a cultural mindset. It's not just personal, it's a cultural mindset we share. We share that because it is okay. यानी आप शादी के बाद अगर आपका मिजाज में थोड़ी सी झुंझुलाहट आई है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ओवरवर्कड हैं, तो अगर आप कभी बच्चों को डांट दें कि आपका वेट पुट ऑन हुआ हुआ है, आप अपना ख्याल उस तरह नहीं रख पा रही, या आपकी कुकिंग की कोई एक ख़ास चीज़ है, वाई इज़ इट ओके कि दोस्तों के बीच में बैठ के आपका खावंद उसका मजाक उड़ाए और बीवी उस वक्त मुस्कुरा के उसको बर्दाश्त करे?
आई थिंक इसका प्राइमरीली यही रीज़न है, लाइक यू मेंशन्ड कि दिस पर्सन हु इज सफरिंग सिंस ही इज़ 9 years old. तो जब से आप छोटे हैं हम अपने अतराफ यही देख रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. इट इज़ ओके, कैजुअल, नेचुरल बिहेवियर. सो फॉर अ वाइफ टू एक्सेप्ट अ हस्बैंड मेकिंग फन ऑफ हर इज ओके, बिकॉज उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर पलट कर इब्तिसाम यही वाइफ कोई ऐसी जुमला कह दे, कोई अपनी आपसी बात पे हस्बैंड का मजाक उड़ा दे, तो उस पर तो बड़ा बुरा बनाया जाता है. बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है. और अगर वाइफ कुछ कह दे तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है. और वही जब आपकी तजलील बार बार वही हस्बैंड कर रहा हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और फिर बाद में कह दिया जाता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था. एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि एज अ नेशन हम लोग इस चीज़ में लैक करते हैं एक सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ अपॉलॉजी. ठीक है, अगर हमसे कोई गलत बात हमने कह दी कोई गलत बात, तो ठीक है हम उसको ओन करें. हमारे मुंह से अगर एक बात निकल गई तो हम सामने वाले बंदे के पास जाएं और हम ये बोलें कि ठीक है देखो हमसे गलती हो गई, हमसे गलत अल्फाज मुंह से निकल गए, हमें माफ़ कर दीजिए. आप ये बात बोल के कवर ना करें कि मैं मजाक कर रहा था. अच्छा, और अगर कभी किसी को एहसास दिलाया जाए हिरा, तो फौरी तौर पे आप पे लेबल लग जाता है, ओहो तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, ज़रा सी बात को लेट गो करो. बिल्कुल सही बात है कि मतलब हम लोग फीलिंग्स की कदर नहीं करते कि सामने वाले की छोटी सी बात से भी दिल आज़ारी हो सकती है. आप देखें हम अपने ही घर में कजन्स आ जाती हैं तो हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. सबसे पहली बात कि ग्रेड पे इश्यूज आते हैं कि खाला की बेटी ने लुक्स पे A ग्रेड लिया, उसने D ग्रेड लिया. तो ये मतलब ये चाहिए पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को एक इस तरीके से लेकर आए सबके सामने कि उनके अंदर भी करेज आए. आप देखिए हमारे जितने कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं उसमें आप किस चीज़ का, किसी की तोतले होने का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के मोटे होने का, किसी का रंग अगर ज़रा डिम है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. ये तो हम गुट्टी में डाल रहे हैं इब्तिसाम. और आई एम श्योर कि आप स्कूल में भी फिर ये देखते होंगे बच्चे एक दूसरे का इसी तरह की बातों पर मजाक उड़ाते हैं. आजकल तो बच्चे क्लास में टीचर के सामने एक दूसरे के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर, एक दूसरे के कल्चर्स के ऊपर बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे की. इवन के आई एम रियली shocked, Siddha, to see that even the teachers and the parents themselves are involved in this. Really? Yes, the teachers will be like, अरे मोटे तुम इस कुर्सी पे बैठ सकोगे? लड़की को कहेंगे कि तुमने तो शादी करके चले जाना है, तुम्हारे पढ़ने का क्या फायदा. तो आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं and when the students feel offended then you say कि मैं तो मजाक कर रहा था. It was just a joke. अथॉरिटी फिगर है तो कई दफा तो आप अपनी नाराजगी का इजहार भी नहीं कर पाते. बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ पे फिर एक पैसिव अग्रेसिव एक एटीट्यूड बिल्ड होता रहता है. और आपने जो एक बात कही कि फ्रेंड्स जो आपस में करते हैं, अगर आप ये कंप्लेन कर भी देते हैं कि मेरे से ये गलती मतलब आपने मुझे इस तरह की कोई बात बोली जिसने मुझे हर्ट किया, तो सामने से बंदा कहता है कि तुम कितने सेंसिटिव हो. इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं गैस लाइटिंग. ये आप बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल गैस लाइटिंग करना, कि अगर कोई किसी चीज को बुरी लगी दैट मींस यू हैव हिट दैट पर्सनस इनसिक्योरिटी. अच्छा, गैस लाइटिंग को व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि हर इंसान के अंदर एक अपनी समझ बूझ अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है कि आप अपने नजरिए से एक चीज को परसीव कर रहे हैं. जब कोई भी सर्कमस्टांसेस और कोई भी इस तरह का शख्स, चाहे वो आपका करीबी हो, अथॉरिटी फिगर हो, आपके नज़रिए को रद्द करता है और कहता है कि नहीं जी आप गलत समझे हैं, और उस नैरेटिव को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है अपने तनासुर से, सो दैट इज़ कॉल्ड गैस लाइटिंग. यानी अगर कोई कहे कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, कहते हैं नहीं ये ज्यादती नहीं हुई है, या आपकी जो हकीकत है उसको ऑल्टर किया जा रहा हो, दैट्स गैस लाइटिंग. आयशा, तो मशवरा फिर आप क्या देंगी? कोई अगर ये शख्स फील करे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उसको करना क्या चाहिए? राइट, देखिए आई फील सबसे पहले इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हाउ यू आर फीलिंग. होता क्या है कि हम रोज़ाना एक एटीट्यूड हमारी तरफ आ रहा होता है, या लोगों का एक जनरल बिहेवियर होता है हमारी तरफ, बट हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको ओवर शैडो करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको हम नेगेट करते हैं. वी डिसमिस द फीलिंग दैट वी आर एक्चुअली फीलिंग. सो लेट्स सपोज समबडी सेड समथिंग टू मी which is making me feel absolutely awful. I'm not feeling good about it, but I will be repeating the same statements to myself. Yeah, I think you're being too sensitive. You're going to say this to your own self. Yeah, I think I'm being too sensitive, let it go. Yeah, you're going to say chalo yaar, let's move on. So I think very firstly what you need to do is identify how you're feeling at that point in time. और अगर कोई मजमा आपके साथ अग्री ना भी करे, अपने साथ खुद अग्री करें, वैलिडेट करें आप अपनी फीलिंग को कि ये मुझे इस वक्त फील हो रहा है,
and I am feeling that for a reason, and then you will be able to move on to the reason. The first is to be able to identify. Don't dismiss your ये जो feelings. डिसमिसिंग है ना, कई लोग साइकोलॉजी में ये भी कहते हैं ये भी पेरेंटल वॉइस है। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी तारिक साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं ना, सारा ये झूठ ही सिखाते हैं। हाँ। और उसमें क्या सियासत चल रही है, कैसे हो रहा है, तो ये अच्छा के ड्रामे का नाम भी उन्होंने झूठी तक रख दिया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको लगता है इसका एक असर माशरे पे ये हो रहा है कि हम झूठ बोलने के नित नए तरीके सीख रहे हैं? बिल्कुल, ये इसमें पूरा ना झूठ का ही। देखें, ड्रामे में कोई अच्छा पहलू दिखाया ही नहीं जाता। 19 एपिसोड है, उसमें झूठ ही बताया जाता है। घरों में कैसे आपने झूठ के मुताबिक चलना है, क्या करना है। हम तो ये समझते हैं कि ये ड्रामा है, लेकिन दरअसल जो हमारे बच्चे बैठे होते हैं, यकीन करेंगे वो इस तरह वो हमारे साथ वही वो तरीकाकार अपनाते हैं। एब्सोल्युटली, पता ही नहीं होता है कि ये झूठ है या ड्रामा है या सच। और कहीं ना कहीं लाइकिंग भी डेवलप कर लेते हैं। यानी अगर दो कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक बहुत सीधी सादी सी लड़की, दूसरी बड़ी चालाक शातिर सा एक कैरेक्टर बनाया है जो झूठ ही बोलता है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे खास तौर पे आइडियलाइज उसको कर रहे होते हैं कि देखो ये कितना स्मार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल तारिक साहब। तो हिरा, अगर दिन रात हमारे जहनों में यही बात फीड करते चले जाएंगे कि देखिए झूठ भी बोला, चालाकी से, मक्कारी से देखो अपना काम निकाल लिया, ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं एक तरह से माशरे की। बिल्कुल, ये हम खुद ही बच्चों को बता रहे हैं। हमारी बेसिकली हमें अपने बच्चों पे काम करना है, क्योंकि बच्चों को अब देखिए ना, छोटी सी मिसाल है कि घर पे कोई आया, हम ही बोल देते कि बोल दो कि मम्मा घर पे नहीं है, तो बच्चे ने क्या सीखा? झूठ सीखा। वो यही आगे लेके जाएगा। नहीं, लेकिन जो पेरेंटल वॉइस की हम पहले बात कर रहे थे आयशा, इसमें ये भी तो मिसाल है ना कि छोटा सा बच्चा अगर रोने लगे किसी की बात पे या आपके एटीट्यूड पे, तो हम उसको कहते हैं देखो तुम्हारा बड़ा भाई तो नहीं रो रहा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। योर डिनायल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस बिगिंस एट दैट टाइम। Absolutely, you're trained to dismiss yourself every single day. So when you're saying that problems, she's right, Hira's right, कि problems, what we really need to do is aim at the children, because बचपन से ही हम सिखा रहे हैं कि it is okay to be feeling like that. अच्छा, मुझे कभी-कभी लगता है कि ये बड़ी रिडंडेंट डिबेट है इब्तिसाम, कि हम कहें कि जी ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग ड्रामों में हो रही है वो एक्यूरेट नहीं है, इतनी वेल थॉट नहीं है, लेकिन जो हमारे घरों में हो रहा है, जैसे हम ये मिसाल दे रहे हैं, ये तो हम अपने 2 साल के बच्चे के साथ करते हैं ना, इसमें किसी ड्रामे की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि क्यों रो रहे हो तुम, कि इसमें रोने की क्या बात है, देयर इज नो पॉइंट, क्यों आप क्यों फील। तो एक्चुअली आपने उसी टाइम पे उस बच्चे को कहा कि फाइन, दिस इज नॉट हाउ आई एम सपोज्ड टू बिहेव, let me re-switch what I'm feeling. So you're hard-wiring a child to believe that what you're feeling right now is suppress it, suppress it. और ये कितना नुकसानदेह आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक बड़ा अच्छा एक कंपस लगाया है जो हमें एक ये फीलिंग्स आपकी इंडिकेशन होती है कि आपके साथ सही या गलत, आप उसको रीवायर कर रहे हैं, बच्चे को ये बता रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ना करें उस वक्त। अगर वो रो रहा है आपके पास आके, तो हम क्या कहते हैं, उसकी गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं, उसको किसी भी खिलौने से बहलाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली यू आर नॉट लेटिंग हिम फील द फीलिंग। तो आप उसको इस स्किल से ही इक्विप नहीं करते कि वो अगर कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उससे डील कैसे करना है। दिस गोज बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि अगर एक ग्रुप है और एक वाइफ का मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रही, वो इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही उस पॉइंट इन टाइम पे बिकॉज सिंस शी इज माशाल्लाह ट्रेनिंग ही 20 साल की उसकी यही है। दिस इज ओके, लेट्स ऑल हैव फन, लेट्स लाफ अबाउट इट, इवन इफ डीप डाउन शी इज फीलिंग एब्सोल्युटली हॉरिबल अबाउट हर कुकिंग। तो आम तौर पे कि रिएक्शन कैसा आता है? एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, तमाम पैनलिस्ट को सलाम हो, और बड़े अच्छे पैनल है वाकई, और जो नौजवानों को डील करते हैं सिद्रा। लेकिन मैंने आपकी बात में कोई ना कोई चीज पिक करता हूँ, हस्बैंड और वाइफ वाली बात की ना, आई एम टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस कि देखिए हम लोग बात दफा मजाक के लिए अपनी, जैसे उनके किसी के घर वाले आए रहते हैं, अपने घर वाले बैठे हुए होते हैं, रिश्तेदार भी बैठे होते हैं, तो हम मजाक के लिए माहौल को खुशगवार करने के लिए कोई ऐसा मजाक कर देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं कि शायद हमें तो एंटरटेन कर लो, लेकिन मेरी वाइफ या मेरे जो भी है
सेकंड हाफ को वो हर्ट कर रही हो और वो उसको सीरियस ले रही हो, तो इस किस्म की चीजें आपके रिश्ते खराब करती। मैंने फिर सीखा ये बात, मेरी वाइफ माइंड करने लगी थी, तो मैंने सीखा कि मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए, तो मैंने अपने आप को रेक्टिफाई किया। सुने, तो लेकिन हमें ये भी तो बताया ना कि उन्होंने आप तक ये बात कैसे पहुंचाई थी। उनका मूड खराब हो जाता था, खामोशी हो जाती थी, एक्सप्रेशन से आपको पता चलता था। आपको पता कैसे चला कि आपके मजाक का गलत तासुर हो रहा है? स्टोरी मैंने फील किया कि वो, फिर मैंने बात की तो मैं कहने आप, फिर उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि भाई ये क्या आप हर वक्त बातें करते रहते हैं। हाँ। तो मैंने आई एडमिट मैंने सीखा इससे। हाँ। तो आपको सीखना जरूरी है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये कि देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजाक करते हैं लेकिन को एहसास नहीं होता कि वो मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जिससे दूसरों के जज्बात, उनकी आदत बन चुकी होती है, वो टॉन्ट भी करने लगते हैं। हाँ। तो हाउ टू डील विद दिस पीपल, मुझे अच्छा इसका जवाब मैं अपने पैनल से लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं, जब आपको एहसास हो गया और आपने अपने रवैये को, अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश की, कितना मुश्किल था? क्योंकि अगली दफा फिर जब महफिल जमी होगी, आपका दिल तो चाह रहा होगा कि कोई ऐसी बात कहूं, अभी सबका कह कहा आएगा। अपने आप को रोका कैसे उस वक्त? यकीनन सिद्रा, मैंने इसलिए रोका कि मैं अपनी ज़िंदगी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मुझे अपने वाइफ से अच्छे ताल्लुकात रखे। तो आपको समझना चाहिए किसी को ये चीजें आपको रियलाइज कर, मैंने रियलाइज किया और सबको कहता हूँ आप रियलाइज करें। इसमें हस्बैंड और वाइफ का कोई बात नहीं, दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। आपने जो सवाल हमारे लिए छोड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात ये जरूर करेंगे कि जब लोग टॉन्ट करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता, समटाइम्स इट्स ऑल्सो पैसिव एग्रेशन। यानी आप सोचें कि वो खातून जिस पे हर दफा जोक बन रहा होगा, वो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगी, और क्योंकि आप ही के साथ रहती है, आपकी वीकनेसेस उसको भी पता है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। या तो वो बिटर हो जाते हैं, बहुत ब्लंट हो जाते हैं, तेज़ तरार हो जाते हैं, और हमें तब उनसे मसला होता है। इत्तिसाम, ब्रेक में आप बात कर रहे थे ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल कि जिनके साथ पहले इमोशनल अब्यूज़ हुआ, व्हेन शी वाज मेड टू फील डाउन, और अब आप कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में यही असर आया कि वो बहुत ब्लंट हो गई हैं। बिल्कुल, इतने ज़्यादा नेगेटिव जब एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेट व्हिच यू लैक इन योर पर्सनालिटी, लाइक हमें इनके केस में इनकी रंगत थी ना कि सारी बहनें गोरी थी एंड शी वाज नॉट एज फेयर। तो बेसिकली होता ये है कि जब आपके साथ इतना ज्यादा सिर्फ एक ट्रेट के ऊपर आपके साथ इतना इमोशनल अब्यूज हो रहा है, तो देन यू टेंड टू, जो कि हम लेबलिंग थ्योरी की बात करते हैं, उनके ऊपर जो लेबल लगा, देन शी एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी वाज नॉट अप टू द मार्क एज अदर पीपल, एंड देन शी बिकेम सो नेगेटिव बिकॉज पूरी जिंदगी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई कि नाउ शी जस्ट रेडिएट्स नेगेटिविटी। यानी जिस तरह इनके केस में, थोड़ी सी आपको कहानी बैक स्टोरी बता दूं, 5 बहनें थीं, जो मिडिल वाली एक बहन, उसकी रंगत थोड़ी कम है, तो यहाँ तक कि जब रिश्ते आते थे तो छोटी बहनों को आगे कर दिया जाता था, मदर ने बाकायदा उनको छुपाना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि कितना इनह्यूमन एक बिहेवियर है। अच्छा हिरा, यू वुड ऑल्सो से कि यू आर फेसिंग इट फर्स्ट हैंड एज वेल। ये मेरी ही बेटियां हैं, दो बेटियां, 10 years and 11 years। सही। तो मेरी बड़ी बेटी है, उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, और जो उससे छोटी है उसका व्हीटिश टोन पे है। तो जब वो कहीं जाती है, किसी वेडिंग में, किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में, लोग उसको कंपेयर करते हैं और मेरे अपने ही कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, और अजराहन आप कहते हैं कि शायद बच्चा ये नोट नहीं कर रहा, कहते ओहो ये तो 2 बहनें लगती ही नहीं है, ये किसका बच्चा है, ये बोला जाता है, ये तो तुम्हारी बेटी लग रही है, ये किस पे चली गई। हाँ, तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो जब वो घर आती है और फिर वो जिस तरीके का उसका बिहेवियर हो जाता है कि वो बात नहीं करती किसी से, अपने आप को रूम में बंद कर लेती है कि नहीं मम्मा मुझे अब नहीं जाना किसी सेलिब्रेशन में। यानी बंदा एंटी सोशल हो जाता है ना, जब उसको लगे कि मैं वहां जाऊंगा मुझे तकलीफ होगी या कोई ऐसा जुमला सुनने को मिलेगा। हाउ आर यू डीलिंग विद इट? आप करती क्या है फिर उसके लिए? मैं फिर उसका जो, जैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो मैं इसी चीज को लेके उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि नहीं हमना आप बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, देखो आप इसी में इतनी अच्छी हो जाओ कि सब मम्मा प्राउड फील करे आपके ऊपर। तो क्योंकि ये चीज उस पर वाकई में वर्क नहीं करती कि जब मैं उसको बोलती हूँ कि हमना आप तो नहीं, आप बहुत प्यारी हो या आप तो ऐसी हो, वो कहती है नहीं मैं फेयर नहीं हूँ। आप तारी कर देते हैं बच्चे पे एक स्किल और उसकी बाकी सारी क्वालिटीज मध्यम पड़ जाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? जी। अच्छा, एक थोड़ा इसका एस्पेक्ट मैं दूसरा भी देख रहा हूँ जी कि मजाक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसमें तो किसी की पर्सनैलिटी को हिट करना, उसे डैमेज करना ये अच्छी बात नहीं। इसमें थोड़ा सा गुरूर भी आ जाता है, तो उसका इंसान के ऊपर फिर इम्पैक्ट आता है लाजमी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि मजाक जिनका हम करते हैं या कोई करता है, उसे खुद भी तो ऐसी बॉल नहीं देनी चाहिए ना जिसपे छक्का लग जाए। बाद लोगों को आदत होती है कि अगर किसी बात से वो उनका कोई मजाक उड़ रहा है, वो बार बार वो काम करते हैं। जिसको उर्दू में अजराहन मजाक, जैसे राशिद साहब जिसको कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर खुद ही पकड़ा है जाके। जी जी, तो वो ये माहौल भी तो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए ना किसी को। हाँ, बिल्कुल सही है। यानी आप कह रहे हैं कि मौका ना दें, आपको पता है, और कुछ चीज़ों में ढीठ होना भी अच्छा है। मैं अपने बहनोई से बात कर रही थी राशिद साहब, और उसने बड़ी अच्छी बात की कि यार अच्छे वक्तों में बड़े हो गए, 80s 90s में हम अपने दोस्त के मोटे होने का, उसकी रंगत कम होने का मजाक उड़ा लेते थे, कोई हमें आके ही नहीं कहता था कि बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम लोग। उस वक्त हम शायद ज्यादा ढीठ थे, अनकॉन्शियस थे, लेकिन अब हमने रियलाइज करना शुरू किया है कि इसका कितना बुरा असर पड़ता है किसी की शख्सियत पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। आयशा जी, ढीठ हो जाना अच्छा है, यानी बच्चे को किसी ना किसी एंगल पे, अगर आप देखें हर एक की हसासियत होती है, कब किस तरह एक पर्सनालिटी को बतौर पेरेंट्स, बतौर टीचर्स, हम बच्चे की पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? क्योंकि देखें, अगर कोई निशाना लेना चाहेगा तो आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। हाउ डू वी लुक पास्ट द फैक्ट कि जी अगर इस बात का किसी ने मजाक उड़ाया भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट, आई थिंक आई एम गोइंग टू गो बैक अगेन टू द एरिया कि आप रूट कॉज की बात करें। तो when a child is very young, जब हम parenting initial years में parenting कर रहे होते हैं, I think उस point in time पे we really need to work on the child's self-esteem. If the self-esteem is intact, if you feel that you are a worthy person, if you don't need other people to validate what you are feeling, and if you don't need other people to tell you कि देखो आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, या feel happy, you don't need other people to make you feel happy, make you feel bad. तो जब आप अपने आप में complete इंसान खुद बनेंगे, तो आई थिंक दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट एंड मेक अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अच्छा, पता है बिल्ट इन भी होती है चीज, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत आपको दी है। मैं आपको मिसाल दूं इब्तिसाम, माय नीस, शी हैज यू नो वाइल्ड हेयर, लिटरली क्रेजी हेयर नहीं होते उसको, कभी कभार सो के सुबह उठती है तो सारे कहते हैं ये आइंस्टाइन के बालों वाला बच्चा चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आप कभी उससे पूछें कि हम उसके बाल टेम करते हैं ना, कभी पोनी बना दी, क्लिप्स लगा दी, जब खुलते हैं तो माशाल्लाह वो आइंस्टाइन। लेकिन आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें, एवरी टाइम यू आस्क हर तुम कैसी लगी, शी इज लाइक माय हेयर इज ब्यूटीफुल। नो डाउट, पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आप उसको बच्चे को सिखाएं। अच्छा, लेकिन जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं है, चलें लुक्स वगैरह में तो पेरेंट्स फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, पैसे के मामले में भी जैसे आपने सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस का कहा, एक दूसरे पे मजाक का निशाना बनते हैं, तो वहाँ पे आप क्या एडवाइस देते हैं? मेरे हिसाब से ना बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो चीज़ उनको अगर बुरी लग रही है तो वो अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करें, एंड देयर पीयर्स और पीपल अराउंड देम नीड टू नो व्हाट इज द बाउंड्री। दे शुड नेवर क्रॉस इट। हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी आपको बोल रहा है उसको डाइजेस्ट करते हैं, which turns into passive aggression. लेकिन ये तो बच्चों की बात है ना, जहाँ अथॉरिटी फिगर हेरा, अगर सास की आदत है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और माशाल्लाह ऐसे दाग दाग के निशाने लिए जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा बहू को क्या करे, क्या मशवरा देंगे उसको? मैं सास की आदत है, लेकिन देखिए मेरे पापा तो ये बहू का किरदार है इसमें कि वो अपने आप को इस तरीके से रखे ससुराल के अंदर कि वो निशाना बना ही ना सके कोई उसको। नहीं, ये तो अगर देखें किसी जो निशाना लेने वाला होता है वो ये इंतजार नहीं करता कि आपने दिया है या नहीं। लेकिन इसके लिए ये थोड़ा सा ससुराल जैसी जगह पे कि आपको जो है बहुत सी चीजों से कॉम्प्रोमाइज वहाँ करना होता है, क्योंकि वो आपका घर है, आपको वहीं एडजस्ट करना है। मैं बताऊं अक्सर खवातीन वहाँ पे क्या करती हैं, वो सारी करती हैं फिर क्या 100 सुनार की एक लोहार की, आपकी 100 सुनेंगी फिर एक मौका ऐसा आएगा, बिल्कुल अल्लाह मियां देता है अल्लाह ताला पे। वो जैसे हमारे वाले होते हैं ना, मौका फिर इंतजार में होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सिद्रा अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके वहाब साहब? अल्लाह के शुक्र, जबरदस्त। कभी आपके साथ किसी ने ऐसा मजाक किया है जो दिल पे ठा करके लगा और आपको समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या देना है? बिल्कुल, ऐसा ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ होता है, और इशू यही है कि जो करने वाले हैं वो बिल्कुल लाइम होते हैं कि बेसिकली वो किस तरह से लोगों को अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं। सही। अब इशू ये है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा इसे कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में
बशमूल बहुत से दूसरे मसाइल के इस इशू पे भी आगही का जो है वो फुकदान है। बिल्कुल। तो अब जब तक हम, मेरे ख्याल है कि जब तक हम माशरे में आगही नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई इमोशनली अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही है जैसे आप किसी को फिजिकली हर्ट करें, ये शायद उससे भी ज्यादा है। अच्छा, एक आपको बात यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जिनमें एक नेगेटिव तरीके तक अपने आप को खुद पसंदी की आदत होती है, आप देखें वो हमेशा कभी तन्हा नहीं होते, उनके साथ उनके इनेबलर्स होते हैं। इसको ऐसे समझे कि जो हीरो है या फिर इस तरह का बुली अगर हाई स्कूल मूवी में आप देखें तो उसमें हमेशा आपको एक गैंग नजर आएगा जो उसकी हर बात पे कह कहा लगाता है। आई थिंक एज पेरेंट्स हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम उस बुली को ग्लोरीफाई ना होने दें, और इस पे हम बात करेंगे। वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आयशा, ये देखें कि जो बुली होता है ना, जो गलत बात कह रहा है, उसके पीछे हंसने वाले बहुत लोग हैं। ये आपने आइडेंटिफाई करना है और इसको खत्म करना है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़िंदगी में इतनी हलचल है, इतना केओस है, लेकिन हम, मुझे लगता है, ज़ॉम्बी मोड में चल रहे हैं। क्या हम वाकई जागे हुए हैं? क्या हम वाकई अवेकन्ड हैं? इज़ अ रियल क्वेश्चन। आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं और ये लाशऊरी तौर पे आप कह रहे हैं। ये आपके करीब हैं लोग, लेकिन इनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि वाइफ अगर आफ्टर हैविंग किड्स वेट पुट ऑन कर देती है, आपने प्यार से उसको मोटू कहना शुरू कर दिया और सबके सामने आप कह रहे हैं। आपने हर एक घर में ये ब्लंडर देखा होगा कि आपकी मेड्स वगैरह आपके साथ काम कर रही हैं, लेकिन ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है या अपने आप पे तवज्जो दो, आप कहते हैं ये देखो बिल्कुल मासी की तरह घूम रही है, नॉट रियलाइजिंग दैट योर मेड, योर हेल्प इज़ राइट देयर, और वो क्या सोच रही होगी। या हम पुलिस को देखते हैं तो हम कहते हैं वो होटल ने रोक लिया। ये आपके मुहाफिज हैं। व्हेन यू एसोसिएट दीज वर्ड्स टू देम, इट हैज़ एन इम्पैक्ट, और हमें लगता है हम मजाक कर रहे हैं। क्या कहेंगी आयशा? Absolutely, absolutely. I think it's very okay for us to call out and highlight other people's attributes. कि ये काला, ये मोटा, ये, and not just that, IQ levels, socio-economic status, the caste you belong to, कि आप कौन से culture से आप ताल्लुक़ हैं, आपकी ethnicity क्या है, उसके बेसिस पे भी हम बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं। आप देखिए आपके घर में जो हेल्प वगैरह होगी, मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट लिटरेट, लेकिन आप उनके सामने ही जाहिल, अनपढ़, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप उनकी स्पेशली आई वुड से एथनिक ग्राउंड्स पे हम लोग को बहुत आसान लगता है क्रिटिसाइज करना, मजाक उड़ाना कि ये जो कम्युनिटी है ये कंजूस है, ये कम्युनिटी लाइक्स टू ईट अ लॉट, ये कम्युनिटी है ये तो खर्च ही नहीं करती, ये कम्युनिटी है इसका एक्सेट्रा ट्रेट्स हैं। सो आपका बच्चा वो सुन रहा है, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सुन रहे हैं, और जब वो सुन रहे हैं दैट्स व्हाट दे आर ग्रोइंग अप विद। एब्सोल्युटली। एंड देन व्हेन दे बिकम बुलीज वी हैव एन इशू विद इट। लेकिन फिर रोकें कैसे? इब्तिसाम, द की क्वेश्चन हियर इज कि अगर आप, ये नोटिस होता है जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, एक बुली होगा, उसके पीछे कहकहा लगाने वाले जो 4 लोग हैं, अपने बच्चे को बुली बनने से और उस बुली को आइडलाइज करने से हम कैसे रोकें? देखिए, ये तरबियत तो घर पे ही शुरू होती है कि जब बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को बुली कर रहे हैं, तो उनको एक ये होता है कि चलो अगर हमारे माँ बाप ने हमें किया, हमारे टीचर्स ने हमें किया, तो हम भी आगे जाके करें। वो भी ये करते हैं। तरबियत सिर्फ घर से शुरू होती है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट, सॉरी इब्तिसाम, आपकी पॉइंट पे मैं जस्ट लिटिल थिंग दैट यू वर सेइंग, अभी जो हम बात कर रहे थे, द क्रिएशन ऑफ एम्पैथी। जब आप एम्पैथी क्रिएट करते हैं बच्चों में, हाउ टू डू दैट? सो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है कि आप हर वक्त जब भी आपके मुंह से कोई जुमला निकले, एम्पैथी को मैं पहले डिफाइन कर दूं हमारे व्यूअर्स के लिए। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एम्पैथी इज व्हेन यू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि आपकी फीलिंग्स के अलावा भी दूसरे इंसान की फीलिंग है, हमदर्दी और एहसास होना, यानी ये आपके ऊपर नहीं भी गुजर रही, लेकिन आप कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं कैसा फील करता। हम घर में ही अपने बच्चों के सामने से हस्बैंड मासी लग रही हो जी, तो बच्चे ने क्या सीखा? मासी इज समथिंग बैड। तो ये चीज बहुत गलत है। या हम जा रहे हैं
ट्रैफिक पुलिस हमारा ऑफिसर खड़ा हुआ है, उसको रिस्पेक्ट दिलवाएं बच्चों के सामने, तो हम बोल रहे होते हैं कि देखो टुल्ला खड़ा है। हाँ। तो ये बड़े गलत वर्ड्स हैं। आप ये देखें कि जैसा स्वीपर्स एंड जो क्लीनलीनेस, जो हाइजीन वर्कर्स हैं आपके मुल्क में, उनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। ये वो काम करते हैं जो कोई और करना नहीं चाहता। लेकिन आप जब किसी की तहजीक करने लगते हैं तो इन्हीं के नाम से उनको पुकारते हैं, ये क्या चूड़ों वाली हरकतें कर रहे हो। आई मीन इट इज सो हर्टफुल, आई डोंट इवन वांट टू से दिस वर्ड, लेकिन आपको इसके बारे में एहसास होना बहुत जरूरी है। या हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे होते हैं, घर का सारा स्टाफ खड़ा हुआ है और आप कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, एज इफ बीइंग somebody's servant or being somebody's help is something bad. और इवन कि हम लोग इतना देखते हैं कि जो हम सिग्नल्स पे रुकते हैं और लोग आपस में जो ट्रांसजेंडर्स के साथ, ट्रांस पीपल के साथ मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम मजाक, वी आर हैविंग फन, बट आप तो मजाक कर रहे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, जिसको नौकरी भी नहीं मिल रही उसके जेंडर की वजह से, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आप ये मजाक नहीं है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है ये पूछिए। और बच्चों में ये एहसास होता है, अगर आप उनको यू नो इफ यू डोंट अब्यूज देम, अगर आपने उनके लिए ये नॉर्मल नहीं बनाया होता, वो टेंड करते हैं। यानी एक बच्चा, मैंने अक्सर देखा, वो आपने भी मीम देखी होगी कि दिस किड थॉट के यू नो एक स्टैचू था जिसमें या तो कोई बच्चा गिर रहा था या कुछ हैवी चीज उठाने की कोशिश कर रहा था, तो दिस किड थॉट कि वो कोई असली इंसान है, वो हेल्प करने के लिए चला गया। तो बच्चों के अंदर इनबिल्ट एम्पैथी होती है। अच्छा जी, एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस हलचल में हमारे लिए जागना, इन तमाम चीज़ों के बारे में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और लिप्टन चाय का भी आपके लिए यही मैसेज है कि सिर्फ उठ के आप घूम फिर ना रहे हो ज़ॉम्बी की तरह, अपनी उसी रूटीन में ना हो, मगर जागे उनके लिए जो आपके लिए अहम है। अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, अपनी वाइफ है अगर या कोई आपका बिलवड है तो उसकी दिल आज़ारी मत कीजिए, जागिए एंड बी प्रेजेंट फॉर दैट पर्सन। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा जी, we're generally not present in our lives. हम या तो माजी में ऑपरेट कर रहे होते हैं या आने वाले कल से खौफजदा होते हैं। इस आज में कैसे आए हम? Oh wow, that's a big question. I think it takes time. It does take time. It's an effort. But before that, अगर आप इस बात का अगर आप में एहसास हो जाए कि आप कल के बारे में कुछ कर नहीं सकते, जो गुजरा हुआ है, you can't do much about that. और जो आगे आना है उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। So what is really important right now is just the moment which is right now. थोड़ा सा awareness create करना इस बारे में कि important कितना है, number one. Number two, there are a lot of practical psychological techniques to do it. For example, I also feel that it's about priorities. जी, हमें लगता है कि अगर हम माजी के बारे में ही सोच रहे हैं तो आप माजी में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप जागिए उनके लिए जो आपके लिए वाकई अहम है। इन द अदर सेंस के हो सकता है कभी आपको आपका काम इम्पोर्टेंट लग रहा हो, लेकिन ये काम आप किसके लिए कर रहे हैं? आप कमा के लाते हैं ताकि आपकी फैमिली खुश रहे। अगर आप उन्हीं के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे, then you have something wrong. So लिप्टन चाय का भी आपको यही मैसेज होगा कि जागिए उनके लिए जो वाकई आपके लिए अहम है। मेरा हम अपने बच्चों को भी यही तरबियत दे सकते हैं ना कि देखो अगर सुनी सुनाई बात पे तुम्हारी दिल आजारी भी हो रही है, तुम्हारी स्कीम में, तुम्हारी जिंदगी में वो कितने इंपॉर्टेंट है या नहीं है। राइट, सही, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब हम अपने आप को, मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ अपने आप को अगर अच्छी बाउंडिंग दिखाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। एब्सोल्युटली। हिरा, थैंक यू सो मच। इब्तिसाम एंड आयशा, वक्त हमेशा कम होता है, बट थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द टॉपिक्स। आप भी बताइए कि फ़र्क किस तरह वाजे करें बच्चों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, कि मजाक और झूठ और दिल आज़ारी में क्या बाउंड्रीज हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।